तो सरकार को राकेश टिकैत की चेतावनी की इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद हम वापस आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट की रिपोर्ट्स दिखाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त क्या स्थिति है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर, किस तरह का खौफ है, किस तरह की डर है और किस तरह की रिपोर्ट्स देश के अलग अलग राज्यों से आ रही हैं, देखिए आप। नया रूप जो आया है उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार के हाथ पांव खुल गए हैं, क्योंकि एक दो नहीं, महाराष्ट्र में 21 मरीज डेल्टा प्लस के मिल चुके हैं, जिसमें से एक जन की मौत हो चुकी है, यानी 80 साल की उम्र की महिला की मौत हो गई है। और यह अपने आप में बताता है किस तरीके से जो कोरोना का जो कहर है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि तीसरी लहर की बात कही जा रही है कि तीसरी लहर आएगी तो सुनामी जैसी आ सकती है, और इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने डेल्टा प्लस जो नया रूप आया है वायरस का, उसको लेकर नई अटबाजी जारी कर दी है ताकि लोग उन नियमों का पालन करें। और इसीलिए मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम ऐसे जिले हैं जिनमें कहा गया है कि लेवल 3 में रखा जाए, क्योंकि वहां पर लोग अपनी मनमानी करते हैं, कहीं पर गड़बड़ी हो सकती है। इसके लिए तमाम जो नियमों का और से पालन किया जाए, अधिक छूट ना दिया जाए। कोविड की दूसरी लहर के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट और ब्लैक फंगस का खतरा मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चिंता जाहिर की है और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट और ब्लैक फंगस को लेकर अब कैंप लगाए जा रहे हैं। इस समय हम रेड क्रॉस हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पे भी जो है आज दिन भर के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में जो भी संबंधित व्यक्ति है, अगर उसको अपनी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर किसी प्रकार के कोई लक्षण कोविड के, डेल्टा प्लस के या ब्लैक फंगस के नजर आते हैं तो वो इस कैंप में पहुंच के अपना टेस्ट करा सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे ये संक्रमण जो है काफी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को जो है पत्र भी लिखा है और तुरंत एक्शन में आने को कहा है। प्रभावित राज्यों को कहा गया है इस पत्र के माध्यम से कि उनके जिन जिन जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं वहां पर तत्काल प्रभाव से कंटेनमेंट जोन बनाने की उनके द्वारा जो है बात की गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डॉक्टर विशेषज्ञों से लगातार जो है उनकी बातचीत जारी है। और अब हम बात करेंगे एक्सपर्ट से, यानी कि देश के जाने माने डॉक्टर से, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है और बच्चों को खास तौर पर किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है, इस पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर प्रदीप जैन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर नागेश भी हैं, आकाश हॉस्पिटल दिल्ली से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं डॉक्टर प्रदीप जैन के पास चल रहा हूं। डॉक्टर प्रदीप, डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा नहीं हैं, लेकिन 12 राज्यों में 52 केस। लेकिन इनिशियली हमने देखा था कि कोविड भी ऐसे ही बढ़ा था, थोड़े थोड़े केस आए थे, उसके बाद हजारों फिर लाखों केस हो गए थे। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना सावधान रहने की जरूरत है इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से? देखिए, ये बात सही है कि एक नया वेरिएंट है और इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, यानी सेकेंडरी अटैक रेट पहले वाले वायरस के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है और इनमें हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना भी अधिक पाई गई है। परंतु अच्छी बात यह है कि ये वैक्सीन से प्रिवेंटेबल है, स्पेशली अगर वैक्सीन की 2 डोज लग जाए उससे ये प्रिवेंटेबल है। तो पहला संदेश तो हमारा यही रहेगा कि जितना जल्दी हो सके, पहला मौका मिलते ही, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे अगर आप एलिजिबल ग्रुप में हैं तो वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। अच्छी बात है कि रिसेंटली भारत सरकार ने प्रेग्नेंट लेडीज को भी अप्रूव कर दिया है वैक्सीनेशन के लिए। प्रेग्नेंट यानी जो गर्भवती महिला है, और लैक्टेटिंग लेडीज पहले ही अप्रूव हो गई थी, लास्ट मंथ थी। तो ये 2 बड़ा ग्रुप है, इनको भी वैक्सीन मिल सकता है और बच्चों के लिए ट्रायल्स चल रहे हैं। परंतु सबसे इफेक्टिव, हम चाहे वैक्सीन लगवा लें या अगर किसी वजह से न भी लगवा पाए तो जो रूटीन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसके पालन में हम देख रहे हैं ब्रेक आ रहा है, डिस्टेंसिंग लोग कम कर रहे हैं, लोग थोड़े से कैजुअल हो गए हैं, वो न होने दें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिंसियरली फॉलो करना बहुत आवश्यक है और ये साबित हो चुका है कि वो बहुत इफेक्टिव है।
लॉकडाउन में जैसे हमने देखा था तेजी से इंसिडेंस कम हुई थी, और लॉकडाउन हमेशा के लिए रखना बड़ा कठिन कार्य है। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति यही समझे कि हम लॉकडाउन में ही हैं, और जितना अधिक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जितना धर्म की तरह इसका पालन करें, तो निश्चित तौर पे ये बचाएगा। ठीक है, मैं डॉक्टर नागेश के पास चल रहा हूं। डॉक्टर नागेश, अभी 2-4-5 दिन पुरानी बात है जब एक सीरो सर्वे हुआ था, एम्स और WHO का सीरो सर्वे था, उसमें एक राहत की बात सामने आई थी कि बच्चों पर उतना खतरनाक नहीं होगा ये जो थर्ड वेव है, तीसरी लहर है, जितना कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाएं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसा कि ये डॉक्टर प्रदीप ने भी अभी कहा, कोविड से बचने का जो बेस्ट तरीका है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और यूनिवर्सल वैक्सीन। जितनी ज्यादा वैक्सीन लगेगी उस हिसाब से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो हमको छोड़ना ही नहीं है। जहां तक बच्चों का सवाल है, ठीक कह रहे हैं आप, काफी अच्छी न्यूज है हमारे पास कि थर्ड वेव अगर आई भी तो बच्चों के लिए कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। और इसी हिसाब से मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना छोड़ें। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क, 2 गज की दूरी, ये सब बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर प्रदीप, एक चीज और, क्या जो वायरस म्यूटेट हो रहा है तो क्या इसके सिम्टम्स भी कुछ चेंज हो रहे हैं? क्या डेल्टा प्लस के सिम्टम्स भी कुछ चेंज हैं, कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स हैं, या वही पुराने कोविड वाले सिम्टम्स हैं? इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब से कोविड आया है उसके बाद म्यूटेशंस भी बहुत सारे हुए हैं, फिर उसके बाद नई बीमारियां भी बहुत सारी इससे जुड़ी हुई आ गई हैं। क्या सिम्टम्स इसके भी वही ऑलमोस्ट सेम है, या कुछ इसमें चेंजेस हैं सिम्टम्स में भी? नहीं, ये सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है, परंतु ये बात जरूर है कि जीआई मैनिफेस्टेशन वाले, यानी पेट से संबंधित मैनिफेस्टेशन वाले मरीजों की संख्या पहले से अधिक है। यानी उल्टी, दस्त, पेट का दर्द, ये लक्षण अधिक है। दूसरा, बच्चों में पाई गई एक विशेष बीमारी MIS-C की संख्या सेकेंड वेव के बाद और इन दिनों में ज्यादा हुई है, जिससे लगता है कि वो लक्षण भी ज्यादा है। तीसरी बात, ये जो आपका पहला सवाल था जो डॉक्टर आकाश साहब ने पूछा था, उसके संबंध में मैं जनता को बताना चाहूंगा कि 2 साल से ऊपर के बच्चे को मास्क पहनाया जा सकता है, ये WHO ने अप्रूव किया है। ठीक है, तो 2 से ऊपर को मास्क जरूर पहनाए। और हालांकि बच्चों की ये वैक्सीन अभी अप्रूव होने में समय लगेगा, परंतु एडल्ट वैक्सीनेशन भी बच्चों को बचाएगी, क्योंकि वायरस का चेन ब्रेक हो जाएगा। तो वैक्सीन आप अपने लिए तो लगाइए ही, पर अपने बच्चे के खातिर भी प्लीज लगाए, सभी लोग जो ने लगा रहे हैं अभी। ठीक है। अच्छा, वैक्सीन की आपने बात की, तो वैक्सीन को लेकर ही मैं अगला सवाल डॉक्टर नागेश से करना चाहूंगा। डॉक्टर नागेश, ये वायरस का बार बार म्यूटेट होना क्या वैक्सीन की एफिकेसी पर असर डालता है? कोई नया वेरिएंट आ जाना कोरोना का, क्या वो वैक्सीन की एफिकेसी को किसी भी तरह से प्रभावित करता है या कम करता है? जी, इसमें ऐसा है कि जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं, जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है, उसमें ये वैक्सीन नए म्यूटेंट्स पे भी अभी तक इफेक्टिव हो रही है। हाँ, भविष्य में कोई ऐसा इस तरह की म्यूटेशन हो कि वैक्सीन कम असर करे या ना असर करे, बट उस चीज के बारे में फिलहाल हमको जो हमारा लक्ष्य है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, अगर सपोज भविष्य में वैक्सीन कम भी असर करती है तो भी कम से कम एक प्रोटेक्शन तो देगी ही देगी। उस केस में बीमारी इतनी खतरनाक नहीं होगी अगर हो भी गई तो इसलिए हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि म्यूटेशन से वैक्सीन की एफिकेसी में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बट फिर भी प्रोटेक्शन ये 100% देगी, बीमारी बहुत ज्यादा घातक नहीं होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर प्रदीप, क्योंकि वैक्सीन की बात चल रही है तो एक और क्वेश्चन बहुत जो जनरली लोगों के माइंड में चल रहा है, उस क्वेश्चन को मैं आपसे करना चाहूंगा कि कई लोग ऐसे हैं, मतलब मैं पर्सनली कई लोगों को ऐसे जानता हूं जो वैक्सीन का वेट कर रहे हैं कि स्पुतनिक आ जाएगी इजीली तब वो लगवा लेंगे, या फाइजर आ जाएगी तब वो लगवा लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, वैक्सीन लगवाना या कौन सी वैक्सीन लगवाना? देखिए, इंडिविजुअल वेरिएशन प्रोटेक्शन रेट में हो सकता है, परंतु अभी तक ये पाया गया है कि जो वैक्सीन शुरू से लगी थी, कोविशील्ड या बाद में कोवैक्सीन, उन दोनों का प्रोटेक्शन रेट बहुत अच्छा है, स्पेशली 2 डोज लग जाए उसके बाद। जैसा डॉक्टर नागेश ने कहा, ये वैक्सीन भी काफी इफेक्टिव है। थोड़ा प्रोटेक्शन रेट में फर्क हो सकता है, बहुत कम हो या 0 हो गया वैसा नहीं है। ये अभी तक काफी इफेक्टिव, सारी रिसर्च में, इवन इंग्लैंड के जो नए डाटा रिलीज हुए हैं रिगार्डिंग दिस एस्ट्राजेनेका जो हमारे यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन है,
वो काफी इफेक्टिव पाई गई है। तो जो उपलब्ध है वो लगाना सबसे ज्यादा समझदारी की बात है। जो आ रही है वो कब तक आएगी और उसके लिए डिले करना उचित नहीं है। हम कब किस वैक्सीन को एक्सपोज हो जाएं, किस वायरस को एक्सपोज हमें पता नहीं होता। कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाली स्थिति है, तो बेहतर होगा सब जो वैक्सीन मिल रही है वो तुरंत लगवा लें। बिल्कुल इंतजार ना किया जाए। प्रदीप की बात तो जी बोलिए आप सर। डॉक्टर नागेश आपको जोड़ रहे हैं। ये डॉक्टर प्रदीप की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ जी। जो भी वैक्सीन हम लगा रहे हैं ये सारी प्रूवन वैक्सीन हैं। बिल्कुल। सब डाटा सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद लगाई गई हैं। तो ये कहना कि कोई और नई वैक्सीन आएगी जो इससे उसके लिए वेट करें, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने इस चीज को महसूस किया पर्सनली, इसलिए मुझे लगा कि आप दोनों एक्सपर्ट हैं, मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए ताकि उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच जाए कि भाई इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है, जो है सामने वो प्रूवन है और उसको आप लगाएं, उसको इंतजार ना करें। एक और चीज है सर जो बहुत मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व की है, मैं इसलिए चाहता हूं कि मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि बहुत सारे कोविड पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक वैक्सीन तो लगवा ली थी लेकिन उसके बाद उनको कोविड हो गया और कोविड के बाद वो गैप इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो सरकार की गाइडलाइंस थी उस गाइडलाइंस को भी क्रॉस कर गया है वो जो गैप है। तो क्या ऐसे में वैक्सीन की जो फर्स्ट डोज उन्होंने लगाई थी उसकी एफिकेसी कुछ कम होगी? देखिए, इसके बारे में ये क्लियर गाइडलाइंस है कि अगर कोविड हो गया है तो सेकंड डोज कोविड होने के 3 महीने बाद लगाई जाए। ये बिल्कुल निश्चित में कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। दूसरी बात, जो गैप है अगर वो ज्यादा हो गया है तो उससे वैक्सीन की अल्टीमेट टोटल प्रोटेक्शन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब अगर गैप बढ़ गया है तो वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा वापस किया जाए, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ दिन 15-20 दिन महीना भर भी ऊपर हो गया तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, वैक्सीन तुरंत लगा दी जाए। सेकंड डोज भी लगाना आवश्यक है। सेकंड डोज लगाए बिना एफिकेसी पे असर पड़ता है, ये हमने कई पेशेंट्स में देखा है। तो 2 डोज वैक्सीनेशन की आवश्यक है जो भी करंट वैक्सीन अवेलेबल है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी हो गया तो पहली वाली जो वैक्सीन है, जो पहली डोज है, उसकी एफिकेसी पर इतना असर नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरी डोज टाइम से लगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नागेश, अभी हम देख रहे हैं कि जब सेकेंड वेव थोड़ा सा कम हुई, पीक के बाद धीरे धीरे केसेस अब कम हो गए हैं, 4 लाख तक पहुंच गए थे, अब 40-50 हज़ार पर डे आ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये हुआ लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब कोरोना चला गया है और अब हम मार्केट में जाते हैं तो कोई मास्क, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो मास्क वगैरह नहीं दिखते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको ये समझना होगा कि अभी कि अगर ये इस तरह का बर्ताव वो रखेंगे तो फिर थर्ड लहर जो तीसरी वेव है वो और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं खास लोगों से कहना चाहूंगा कि हमेशा याद रखें, पहली लहर भी आई थी और वो चली गई थी, जिसके बाद हमने ये गलती की थी। गलती कर ली पहली बार, कोई बात नहीं पता थे उसके शायद नतीजे, लेकिन इस बार हमको पता है कि गलती करने के नतीजे क्या होते हैं। तो इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके सारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, जो भी गाइडलाइंस हैं उस हिसाब से रहें, अगर तीसरी लहर से बचना है तो। अच्छा डॉक्टर प्रदीप, मैं वापस डेल्टा प्लस पे आ रहा हूं। डेल्टा प्लस में ऐसा क्या है जो पिछले से अलग है और पिछले से ज्यादा खतरनाक है? क्या ये जो पिछला वेरिएंट था उससे ज्यादा कंटेजियस है? हाँ, इनमें 2 बातें अधिक पाई जाएंगी। तो सेकेंडरी अटैक रेट यानी इन्फेक्शियसनेस इनकी ज्यादा है। तो यानी फैमिली में अगर एक व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया है तो दूसरों को अफेक्ट करने की संभावना, अगर वो इम्यून नहीं है, अगर वो ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी नहीं है, चाहे नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा या वैक्सीन के द्वारा, तो होने के चांसेस अधिक है। दूसरा, ये संभावना अधिक है कि इनमें जिनको हो गया उनमें अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो बीमारी थोड़ी ज्यादा गंभीर हो या हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस ज्यादा हो, ये संभावनाएं है। और 1 डोज वैक्सीन से प्रोटेक्शन थोड़ा कम है इनका, 2 डोज वैक्सीन होना जरूरी है। पिछले दिनों में हमने पाया था कि 2 डोज वैक्सीन होने से ही प्रोटेक्शन हुआ था। कई ऐसे व्यक्ति थे, कई सीनियर डॉक्टर्स भी थे जो किसी वजह से खाली 1 डोज ही लगवा पाए, उनमें बीमारी गंभीर पाई गई। तो 2 डोज होना बड़ा आवश्यक है। ठीक है, तो इस बातचीत में जो सार है, जो समरी है, वो ये है कि एक तो आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
और दूसरा कि वैक्सीन आपको जरूर लगाना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी लगानी है, इंपॉर्टेंट ये है कि वैक्सीन जरूर लगाना है। आप दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट अब लगातार अपने पैर पसार रहा है। हरियाणा और राजस्थान भी उन राज्यों में शुमार हो गए हैं जिनमें डेल्टा प्लस के केसेस पाए गए। वहां से रिपोर्ट देखिए। डेल्टा प्लस का मरीज आ गया है और राजस्थान में बीकानेर में पहला मरीज है और डेल्टा प्लस वो मरीज है जो कोरोना से 2 डोज लेने के बाद ठीक होने के बावजूद भी डेल्टा प्लस की रिपोर्ट आई है। और बीकानेर के लिए एक शुभ संकेत नहीं है, जहाँ एक और कोरोना का ग्राफ नीचे गिरता गया, लेकिन डेल्टा प्लस के मरीज आने पर बीकानेर में एक बार लोगों को भय हो गया। आइए हमारे साथ सीएम साहब बात करते हैं, डेल्टा प्लस का रोगी है किस तरह मानते हैं। सर बीकानेर के अंदर देखिए प्रशासन के संयुक्त चिकित्सा विभाग में बहुत अच्छा दोनों ने काम किया है। अपने यहाँ पे अभी जो ग्राफ है वो बिल्कुल 0 के बराबर है, अभी कोई केस नहीं है। जो डेल्टा प्लस का जो केस आया वो 21 मई को सर इन्होंने जाँच करवाई थी, उसमें निकला है। पहले उसके लड़के का पॉजिटिव आया था, लड़के के पॉजिटिव आने के बाद उसके घर की सैंपलिंग ली गई थी, तो उसके अंदर उसकी मदर भी पॉजिटिव आई थी। देश से कोरोना की छुट्टी करने के मकसद से सरकार वैक्सीनेशन को तेज करने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन लोग हैं कि नहीं मान रहे हैं। लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं और न ही मास्क पहनने तक की जहमत उठा रहे हैं। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। तस्वीरें आप देखते रहिए। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने 241 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर कोरोना गाइडलाइंस को तोड़ने का आरोप है। यहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल नहीं माना, न तो दूरी का ख्याल रखा और न ही लोग यहां पर मास्क पहने हुए नजर आए। तस्वीर को देखिए, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर नहीं है। भीड़ इतनी ज्यादा है, जबकि साफ तौर पर सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, लगातार बार बार इस बात की अपील करती है कि आपको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। मजबूरी होती है, जाना होता है तो आप जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग खुद ब खुद बनाए रखें, मास्क आप लगाएं। लेकिन इन तस्वीरों में आपको बहुत से लोग ऐसे दिखेंगे, न तो वो किसी तरह की डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और न ही मास्क पहने हुए। और इसी को लेकर जो वैज्ञानिक हैं वो चिंतित हैं कि थर्ड वेव और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी की अहम बैठक हुई है। तीसरे चरण के टीकाकरण की समीक्षा की गई है। इस बैठक में पीएमओ के अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तीसरे चरण के टीकाकरण को लेकर खास तौर पर यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें पीएमओ के अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल भी मौजूद हैं और कैसे वैक्सीनेशन को और तेज किया जाए और स्पीड अप किया जाए, ये चर्चा इस बैठक में हो रही है। वक्त एक ब्रेक का है, अब बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। खबरें आगे भी जारी हैं।